नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अयोध्या से, जहां पर भव्य राम मंदिर निर्माण से जुड़ी खबर सामने आई है। यहां आपको बता दें कि भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है और मंदिर निर्माण कार्य दिखाने के लिए ट्रस्ट की पहल भी जारी है। यहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मीडिया के जरिए निर्माण कार्य भी दिखाया है। आपको बता दें कि इस दौरान राम मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारियां भी साझा की गई और बता दें कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये सब जानकारी मीडिया को दी है। आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर राम मंदिर का काम जोरों शोरों से चल रहा है और मार्बल्स भी यहाँ पर आ चुके हैं और ये तमाम जानकारी मीडिया के साथ साझा की गई। उसके ऊपर जो पत्थर आएगा उसमें भी 2 छेद किए गए हैं और उसके बीच में पत्थर की एक कील डाल दी जाएगी। पत्थर की कील के कारण वो नीचे वाला पत्थर ऊपर वाले पत्थर के साथ टिका रहेगा। कील का मतलब लोहे की कील नहीं है, वो पत्थर की कील है और कम से कम 6 इंच डायामीटर की तो होगी। इतनी मोटी कील जरूर होगी। 2 पत्थरों को जब पास पास रखते हैं तो उनके बीच में थोड़ी बहुत गैप रहती है। उस गैप में सीमेंट का घोल भरकर संपूर्ण रचना को मोनोलिथिक, मानो एक इतना विशाल पत्थर रख दिया गया हो, ऐसा बनाया जा रहा है। इतना विशाल कोई भी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। आप कल्पना करिए 2.5 टन का एक ब्लॉक 37 घन फुट का और 17,000 पत्थर रखने हैं, ये कैसे रखा जाएगा? मंदिर का एरिया लगभग 3.25 एकड़ है। अब इस 3.25 एकड़ में पत्थरों की 7 लेयर एक के ऊपर एक आने वाली है। काम मनुष्यों ने करना है और मशीन नहीं करना है। मनुष्य की भूमिका बहुत थोड़ी है, मशीन की भूमिका ज्यादा है। आप देख रहे हैं सामने 2.5 टन का पत्थर आदमी उठा ही नहीं सकता और ये मशीनों से काम हो रहा है। ऐसी मशीनें लाई गई हैं जिन मशीनों में चुंबकत्व की शक्ति है और वो मशीन पत्थर के ऊपर रखकर प्रेशर डालती है और वो पत्थर मशीन से चिपक जाता है और ये 2.5 टन का पत्थर मशीन आसानी से उठा लेती है। अदरवाइज बेल्ट डालनी पड़ती है। चुंबक की पद्धति से पत्थर उठाने में समय की बचत हो गई। ऐसी नई टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर जो पत्थर। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के गोंडा जिले में 2611 सरकारी परिषदीय स्कूलों में नया सत्र भले ही प्रारंभ हो गया हो, लेकिन बच्चों को अभी तक नई किताबें नहीं दी गई। अध्यापक पुरानी किताबों के जरिए ही बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। और वैसे तो आपको बता दें कि कहने के लिए प्रदेश भर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल चलो रैली और प्रवेश उत्सव के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जिले में नामांकित 4 लाख छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक तक नहीं दी गई। इसके चलते नए सत्र में छात्रों को पुरानी पुस्तक से ही पढ़ाया जा रहा है और स्कूलों में बच्चों को समय रहते किताब नहीं मिलने की वजह से उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे हर दिन स्कूल में चकचकी लगाए बैठे रहते हैं कि कब उन्हें किताबें मिलेंगी और वो ठीक से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि अभी किताबों का टेंडर नहीं हुआ और उम्मीद है कि इसी अगस्त तक टेंडर हो जाएगा और सभी छात्रों को नई पुस्तकें दी जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए छात्रों को पुरानी किताबों से ही पढ़ना पड़ेगा। और कांग्रेस ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर सरकार को घेरा है। पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि लाखों भारतीय परिवार अत्यधिक महंगाई, बेरोजगारी और शराब और
खराब शासन के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी को वापस लेना चाहिए और उसे उसी स्तर पर लाना चाहिए जैसे कि 2014 में सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए था। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में शनिवार को 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और नए संशोधन के साथ 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत अब शनिवार से 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 414 रुपए थी और अब हर सिलेंडर पर 827 रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आम आदमी की सुरक्षा के लिए कांग्रेस द्वारा लागू सभी सुरक्षा उपाय हटा दिए हैं। राहुल गांधी ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि आज लाखों भारतीय परिवार अत्यधिक मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और खराब शासन के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने हैशटैग महंगाई मुक्त भारत और बीजेपी फेल्स इंडिया के साथ इसे टैग किया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी नहीं होने दिया, ये भी उन्होंने कहा और कहा कि हम जरूरतमंद परिवारों का समर्थन करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और अगर आप गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात की चिंता सता रही है कि आप कोचिंग की भारी भरकम फीस कैसे जमा कराएंगे, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता और अभ्युदय योजना के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ दरअसल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, लेकिन इस वजह से वो कोचिंग नहीं ले पाते और उनमें से कई स्टूडेंट्स का पढ़ने का सपना अधूरा रह जाता है। और ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। इसी योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी अब फ्री में कोचिंग ले सकेंगे। अभ्युदय योजना के तहत सरकार उन बच्चों को फ्री में ही कोचिंग देती है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। गौतम बुद्ध नगर में छात्र निशुल्क कोचिंग के लिए 15 मई तक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अभ्युदय योजना की जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह ने बताया है कि प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि सिविल सेवा परीक्षा, एनडीए, सीडीएस और आईआईटी समेत जेईई, नीट और दूसरी प्रतियोगिताओं के लिए परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संचालित की जा रही है। और यूपी सरकार ने एक बार फिर से अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस बार सरकार ने कुल 12 अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें 7 पीसीएस अधिकारी शामिल है, 5 आईएएस अधिकारी हैं और 7 मुख्यमंत्री कार्यालय में 3 नए विशेष सचिव को नियुक्त भी किया गया। इसमें से 2 आईएएस और 1 पीसीएस को मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। साथ ही सरकार ने जिन 7 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया है उसमें आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जगह सीएम कार्यालय में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि विश्व भूषण मिश्रा को नागरिक उड्डयन निदेशालय में प्रभारी अपर निदेशक से हटाकर वाराणसी का अपर आयुक्त बना दिया गया है। तो वहीं सुशील प्रताप सिंह को भी अमेठी के अपर जिलाधिकारी की जगह नागरिक उड्डयन निदेशालय में प्रभारी अपर निदेशक बनाया गया। और इसी बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है। यहां मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट के कमिश्नर को हटाने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई के बाद फिलहाल सर्वे का काम जारी रहेगा। हालांकि आयुक्त वकील पर फैसला आना बाकी है, लेकिन फिलहाल अजय मिश्रा सर्वे करेंगे। और आपको बता दें कि वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को शाम 4 बजे ही ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के सर्वे का काम शुरू हो गया था। सर्वे के बाद दोनों ही पक्ष बाहर निकले तो एक दूसरे पर आरोप लगाए। इस दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा है कि उन्हें ज्ञानव्यापी मस्जिद में प्रवेश नहीं करने दिया गया। तो वहीं प्रतिवादी पक्ष का यह कहना था कि मस्जिद की दीवारों को अंगुली से कुरेदने की कोशिश की गई और हिंदू पक्षकारों का यह कहना है कि पहले यहां पर मंदिर हुआ करता था।
और अब खबर हरियाणा से है, जहां सिरसा में बढ़ रही गर्मी के बीच बिजली संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बिजली मंत्री के घर का घेराव करने पहुंचे और इसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। इसके बाद कुछ ही दूरी पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोक दिया। एक तरफ जहां पुलिस उन्हें आगे जाने से रोक रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता बिजली मंत्री से मिलने की बात पर अड़े रहे। फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वाटर कैनन और वज्र वाहन भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगा दिए गए हैं। और देश में कोयले की कमी के चलते अब और बिजली संकट न हो, इसके लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा प्लान भी तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें मई महीने में पावर कट ना हो और देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहां गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है और बिजली की मांग को बढ़ा दिया गया है। लेकिन कई इलाकों में लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है और आशंका ये भी है कि मई के महीने में अभी बिजली संकट और भी बड़ा हो सकता है। अब बढ़ेंगे झारखंड की ओर, जहां पर अवैध खनन के मामले में ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इसी बीच आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए सुमन को ईडी की टीम पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। सूत्रों के अनुसार घर पर पूछताछ के दौरान वो ईडी को सहयोग नहीं कर रही थी। कई सवालों का गोलमोल जवाब भी दिया गया और इस दौरान उनके यहां से ईडी को कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। सीए सुमन रांची के हनुमान नगर में स्थित सोनाली और मोनिका अपार्टमेंट में रहती है और इस अपार्टमेंट के गार्ड नेपाल यादव ने ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि ईडी की टीम सीए सुमन को अपने साथ ले गई है। शुक्रवार को ही ईडी को सुमन के घर से 17 करोड़ कैश मिला था और इसके बाद ईडी ने वो कैश जब्त कर लिया। कहा यह जा रहा है कि जो पैसा है वो पूजा सिंघल का है और पूजा सिंघल पर आय से अधिक संपत्ति, अवैध खनन, मनरेगा घोटाला जैसे तमाम आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने शुक्रवार को ही पूजा सिंघल से जुड़े 18 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें ज्यादातर छापेमारी झारखंड में हुई, जहां 19 करोड़ कैश जब्त किया गया। इस दौरान पूजा सिंघल के सीए यहां से 17 करोड़ वहां पर कैश मिला है, जिसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। और इस बीच बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। बग्गा की गिरफ्तारी के विरोध में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा के लिहाज से सीएम आवास के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इसी बीच तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों को सुरक्षा कर्मियों ने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन विरोध इस दौरान बढ़ता ही चला गया और विरोध को बढ़ता देख सुरक्षा बलों ने भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को दावा किया कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने राज्य में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भड़काने की कोशिश करने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भी बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर 29 अप्रैल को पटियाला में हुई झड़पों का जिक्र किया था। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब पुलिस ने कहा कि उसने दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता बग्गा को 1 अप्रैल को मोहाली में दर्ज एक मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी में उन्हीं के आवास से गिरफ्तार किया है। हालांकि 1 अप्रैल को प्राथमिकी में 30 मार्च की बग्गा की उस टिप्पणी का जिक्र है जो कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भाजपा की युवा शाखा के विरोध प्रदर्शन के दौरान कही थी।